हेलो वीवर्स, वेलकम टू आवर एन एजुकेशन यूनिट। आज हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये आपका एलटीआर, आरएसटी और जो एसएसडी है, ये कोई भी पोस्ट जो भी हिंदी टीचर के लिए होगा उसके लिए आपको बेनिफिट मिलेगा ये वीडियो से। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, गंधर्व देवता किससे डरते थे? विष्णु, शिव, बुद्धदेव, वरुण। 1 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, यहाँ पर जो ऑप्शंस दिया गया है कि गंधर्व देवता किससे डरते थे, उसके लिए विष्णु, शिव, बुद्धदेव, वरुण। आप लोगों को याद होगा गंधर्व देवता का डरने के बारे में बोला गया है किससे? विष्णु से। 1 का ए ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 2, काम देवता का नाम क्या हो गया? ये जो है आपका अशोक के फूल से लिया गया है और आप लोग कमेंट करके बताइए अशोक के फूल के लेखक कौन है। ये किस विधा की रचना है अशोक के फूल, और अशोक के फूल के लेखक कौन है, आप लोग कमेंट करके बताइए। काम देवता का नाम क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, गंधर्व, मनोजन्मा, विष्णु, वरुण। 2 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, काम देवता का नाम जो है गंधर्व हो गया। 2 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन को जब मैं क्वेश्चन बोलती हूँ तब आप लोग आंसर खुद से बनाइए अपना, उसके बाद मेरे आंसर के साथ मैच कीजिए। ऐसे में आप लोग जान पाइएगा कि आप लोगों का कितना सही हो रहा है और कितना गलत, कहाँ गलत हो रहा है वो भी आपको पता चलेगा। और एंड में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका टोटल क्वेश्चन से कितना स्कोर रह रहा है। काम देवता का नाम क्या हो गया? ये जो क्वेश्चन था इसका आंसर होगा कंदर्प। काम देवता का नाम कंदर्प हो गया। 2 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 3, स्वर्ग को जीतने वाला कठोर धनुष जो धरती पर गिरा तो किसमें बदल गया? कोमल फूलों में, बेलों में, चमेली में, मोलसरी में। 3 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, यहाँ पर बोला गया है कि स्वर्ग को जीतने वाला कठोर धनुष जो धरती पर गिरा तो किसमें बदल गया? इसका सही ऑप्शन अगर आप देखिएगा, इसका सही ऑप्शन ए है, स्वर्ग को जीतने वाला कठोर धनुष। कठोर धनुष किसको जीतता है? स्वर्ग को जीतता है। और ये धरती पर गिर के किसमें बदलता है? कोमल फूलों में बदल जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, अशोक के फूल कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 1, 4। बहुत इजी क्वेश्चन है ये कि अशोक के फूल कितने प्रकार के होते हैं, और इससे हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आप लोग कमेंट करके बताइए कि 4 का कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 5, अशोक की कितने पत्तियों के भक्षण से स्त्री की संतान कामना फलवती होती है? 7, 8, 5, 9। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चैप्टर का हर एक लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि क्वेश्चन आएगा कहाँ से। क्वेश्चन जहां से भी आता है, आता तो आप ही का चैप्टर से है, तो इसलिए हर एक चैप्टर को इतना अच्छे से पढ़िए कि कहीं से भी क्वेश्चन बने आप उसका आंसर बना पाए। 5 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, यहाँ पर सही ऑप्शन जो है आपका बी ऑप्शन सही होगा। 8 पत्तियों के भक्षण से स्त्री की संतान कामना फलवती होती है। 5 का बी ऑप्शन सही है। 8 पत्तियों के भक्षण से स्त्री की संतान कामना फलवती होती है। और कौन से वृक्ष का 8 पत्तियों का भक्षण से? अशोक के, याद रखिएगा। अशोक वृक्ष के 8 पत्तियों के भक्षण से स्त्री की संतान कामना फलवती होती है। क्वेश्चन नंबर 6, 3-4 महीने के बच्चे मार खाने पर भी क्रोधित क्यों नहीं होते? अब ये जो है आपका क्रोध चैप्टर से क्वेश्चन है। 3-4 महीने के बच्चे मार खाने पर भी क्रोधित क्यों नहीं होते? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफी लॉजिकल भी है। उनमें विरोध करने की क्षमता नहीं होती, उनकी समझ उतनी विकसित नहीं हुई है, हाथ उठाने से जो पीड़ा पहुंचा वह समझ नहीं पाए, कार्य कारण संबंध ज्ञान का अभाव के कारण। क्वेश्चन है आपका कि 3-4 महीने के बच्चे मार खाने पर भी क्रोधित क्यों नहीं होते हैं? ऑप्शंस में अगर आप देखिएगा, आपका सही ऑप्शन 6 नंबर क्वेश्चन के लिए होगा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन में दिया है कार्य कारण संबंध ज्ञान का अभाव के कारण। याद रखिएगा, कोई भी व्यक्ति के अंदर में क्रोध उत्पन्न तब तक नहीं होगा जब तक उसको कार्य कारण का संबंध ज्ञान ना हो। जब तक उसे पता नहीं चलेगा उसको जो तकलीफ पहुंचा, उसके किस वजह से तकलीफ पहुंचा या किसकी वजह से तकलीफ पहुंचा, तब तक उसको उसमें क्रोध उत्पन्न ही नहीं होगा। यहाँ पर क्वेश्चन में वही दिया है कि 3-4 महीने के बच्चे मार खाने पर भी क्रोधित क्यों नहीं होते।
क्योंकि उनको कार्य कारण संबंध ज्ञान का पता ही नहीं है, कार्य कारण संबंध ज्ञान का अभाव है। उनको चोट लगा, लेकिन चोट क्यों लगा वो समझ नहीं पाए, जिस वजह से वो क्रोधित नहीं हुए। 6 का आपका सही ऑप्शन जो है डी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 7, चोट लगने पर बच्चे रोते हैं, उनके रोने में क्या छुपा हुआ रहता है। इजी क्वेश्चन है ये आपका। ये चोट जब लगता है तो बच्चे रोते हैं, उनके रोने में क्या छुपा होता है। क्रोध, पीड़ा, दुख, अमर्ष। 7 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, 7 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन जो है सी होगा। चोट लगने पर बच्चे रोते हैं, उनके रोने में क्या छुपा होता है, दुख छुपा होता है। ठीक है, 7 का आपका सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 8, क्रोध निबंध में रेल और स्टेशन का उदाहरण देकर क्रोध का किस रूप को समझाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह से क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो काफी अच्छा क्वेश्चन ये बनेगा एग्जाम के लिए। क्रोध निबंध में रेल और स्टेशन का उदाहरण देकर क्रोध का किस रूप को समझाया गया। स्वरक्षा, ईर्ष्या, दया, प्रतिकार। 8 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, आप लोग अगर अच्छे से पढ़े हैं, एक एक लाइन को समझ कर पढ़े हैं, फिर आपका ये ऑप्शन, ये क्वेश्चन बिल्कुल सही बनेगा। आपका सही आंसर जो होगा ऑप्शन में से देखिएगा, अगर डी ऑप्शन सही है, प्रतिकार। क्रोध निबंध में रेल और स्टेशन का उदाहरण देकर प्रतिकार के बारे में समझाया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, समाज के लोगों के बचाव का बीज किसके माध्यम से बोया जा सकता है। यहाँ पर जो प्रतिकार दिया गया है, ये आप लोगों को याद होगा कि वहां रेल और स्टेशन का उदाहरण में बताया गया कि एक आदमी को कोई आदमी मारता है और वो आगे वाले स्टेशन में उतर जाने वाला है, उसको दोबारा से उस आदमी से मार नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी वो आदमी उसको मारता है, तो वहां पर जो होगा प्रतिकार होगा, और वही प्रतिकार को रेल और स्टेशन का उदाहरण देकर समझाया गया है। तो इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, प्रतिकार। जहां पर और नुकसान पहुंचने का कोई भी संभावना नहीं है, फिर भी अगर कोई इंसान बदला लेता है या उसको जो चोट पहुंचा है उसका अगर प्रतिशोध लेता है, उसका अगर जवाब देता है, तो वहां पर प्रतिकार होगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, समाज के लोगों के बचाव का बीज किसके माध्यम से बोया जा सकता है। शुद्ध प्रतिकार के माध्यम से, क्रोध के माध्यम से, दया के माध्यम से, सहानुभूति के माध्यम से। क्वेश्चन है आपका, समाज के लोगों के बचाव का बीज किसके माध्यम से बोया जा सकता है। मतलब हम समाज की रक्षा कैसे कर सकते हैं, एक तरह से अगर बोला जाए वो भी मतलब हो सकता है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन में आपका दिया है, समाज के लोगों के बचाव का बीज किसके माध्यम से बोया जा सकता है। शुद्ध प्रतिकार के माध्यम से, क्रोध के माध्यम से, दया के माध्यम से, सहानुभूति के माध्यम से। 9 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, इसका सही ऑप्शन ए होगा, शुद्ध प्रतिकार के माध्यम से। ये बिल्कुल बुक का लाइन को लिया गया है, इसलिए आपका सही ऑप्शन ए ही है। शुद्ध प्रतिकार के माध्यम से समाज के लोगों के बचाव का बीज बोया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 10, क्रोध का लक्ष्य क्या है। दुखदाता का नाश हो या उसे दुख पहुंचे, सर्वस्व ध्वंस कर देना, प्रतिशोध लेना, परिणाम निर्धारित करना। 10 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, आपका जो सही ऑप्शन होगा वो आपका ए ऑप्शन सही होगा। क्रोध का लक्ष्य यही है कि दुखदाता का नाश हो, मतलब जिसने दुख पहुंचाया उसका नाश हो या उसे दुख पहुंचे। ये भी बुक का बिल्कुल लाइन है, आपको अगर थोड़ा भी डाउट है बुक आप लोग पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। 10 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 11, अब जो है वनमाला चैप्टर से क्वेश्चन है। आप लोगों को पता है ये जो क्रोध है, अशोक की फूल, वनमाला चैप्टर, ये सब चैप्टर से हमेशा क्वेश्चन पूछा गया है, इसको कभी भी स्किप किया नहीं गया है, तो ये सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको एक एक लाइन को पढ़िए, क्योंकि क्रोध चैप्टर और उससे भी हार्ड लगता है आप लोगों को जो अशोक की फूल है, क्योंकि इसमें बहुत सारा वर्ड है, बहुत बड़ा है, कुछ लाइन भी ऐसे हैं जो आप लोगों को समझने में दिक्कत हो सकता है, तो उसको बहुत ज्यादा टाइम देकर पढ़िए। और सबको यही बोलूंगी कि हमेशा से जो होता है, मान लीजिए इस बार आप कोशिश किए, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आपको दोबारा से शुरू करना है, और वो शुरू करने में टाइम नहीं लगाइए,
और शुरू करने को लेकर अगर आप ये सोचते हैं कि इस एग्जाम के बाद में, इस एग्जाम के बाद तो नहीं, मतलब जैसे कि अगर आप लोग बोलिएगा कि अभी रहने देते हैं, पूजा जो है आगे को पूजा है, छुट्टी में हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे, या फिर इतने दिन के बाद में पढ़ना शुरू करेंगे, कल से शुरू करेंगे, ये सबसे बड़ी गलती है, ये सबसे बड़ी कमी है जिस वजह से सिलेक्शन मिलने में प्रॉब्लम होता है। आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है या आपको सिलेक्शन लिस्ट में नाम चाहिए। बहुत सारे फ्रेशर्स भी हैं यहाँ पर, कुछ ऐसे भी हैं जो ट्राई कर रहे हैं लेकिन उनका नहीं हुआ है। सबको यही सजेस्ट करूंगी, आप लोग अपने आप से टाइम नहीं लीजिए, अपने आप को टाइम दीजिए और स्टडी के लिए टाइम दीजिए। हम लोग हर चीज करते हैं लेकिन एक चीज को हमेशा से स्किप कर देते हैं और उसी से हमें सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, और वो क्या है? स्टडी। किसी भी उम्र में आप रहिए, चाहे आप लोग कितने भी आगे बढ़ जाइए, पढ़ना हमेशा से चाहिए। और अब तो आप लोगों का पढ़ाई ऐसा है कि जितना अच्छे से आप लोग पढ़िएगा उतना जल्दी आपका सिलेक्शन होगा। तो इसलिए एकदम से इग्नोर नहीं कीजिए, कि बिल्कुल भी नहीं बोलिए कि कल से शुरू करते हैं, बाद में पढ़ेंगे, बाद में शुरू करेंगे, अभी टाइम नहीं है, सिचुएशन खराब है। सिचुएशन अपने अकॉर्डिंग तैयार कीजिए कि आपको माहौल मिले कि आप लोग पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ये वनमाला चैप्टर से है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। घ का उच्चारण स्थान क्या है? घ का उच्चारण स्थान के लिए ऑप्शन से कंठ, तालु, ओष्ठ, दंत्य। अगर आपको पता है कि का वर्ग जो है वो कंठ के अंतर्गत आता है, और उसके साथ साथ अगर आपको पता है कि का वर्ग में घ आता है, फिर आपका आंसर बिल्कुल सही होगा और आपका आंसर बनेगा ए ऑप्शन। ठीक है, घ का उच्चारण जो है कंठ होगा और घ जो है का वर्ग का ही है। क ख ग घ। ठीक है, घ किस में आता है? क वर्ग में आता है। क वर्ग पूरा आता है किसके अंतर्गत? कंठ के अंतर्गत। कंठ के माध्यम से उच्चारण होता है क वर्ग। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से अर्ध समृद्ध स्वर कौन सा है? अर्ध समृद्ध स्वर आपसे पूछा गया है। यहाँ पर ऑप्शन से देखिए, ओ, अ, ए। तो ए दिया है, अ दिया है, ओ दिया है, ओ दिया है। 12 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसका ऑप्शन जो सही होगा वो ए होगा। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में अयोगवा किसे कहा गया है? संयुक्त व्यंजन, विसर्ग, घोष, महाप्राण। 13 नंबर क्वेश्चन अयोगवा पूछा गया। अयोगवा आपको पता है, संख्या भी पूछा जा सकता है, इसमें 2 है, और यहाँ पर जो सही होगा आपका बी ऑप्शन सही होगा। विसर्ग जो है अयोगवा के अंतर्गत जाएगा। 13 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 14, हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं? 2, 4, 5, 6। 14 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है कि हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती है। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, 2 प्रकार की। हिंदी ध्वनियां अगर आप देखिएगा 2 प्रकार है, उसका भेद देखिएगा, है ना, स्वर और व्यंजन। इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। क्वेश्चन नंबर 15, रस्वई दीर्घई च, छ, ज, झ आदि का उच्चारण किससे होता है? कंठ्य से, मूर्धन्य से, ओष्ठ से, तालव्य से। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें एक तरह से बोला गया च वर्ग और रस्वई दीर्घई, इसका उच्चारण स्थान कौन सा है? तो 15 का सही ऑप्शन जो है डी होगा, तालव्य। ठीक है, च वर्ग है, च, छ, ज, झ, च वर्ग है, रस्वई दीर्घई, इनका उच्चारण स्थान तालव्य होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन एकदम रिपीट हो रहा है, घुमा कर दिया गया है लेकिन रिपीट हो रहा है, और आप लोगों को पता है कि ये मैं पहले से पढ़ा चुकी हूँ और आप लोगों को बोली भी थी कि जितना आप लोगों को भेजा गया था उसको आपको एक वीक में कंप्लीट करना है। तो उम्मीद है ये सारा पार्ट तो आप लोगों का कंप्लीट हो गया होगा और अभी आप लोगों को आंसर इसका आ रहा होगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है, जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं। व्यंजन के उच्चारण में सहायक कौन होते हैं और किनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है? बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा एकदम घिसा पीटा क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, वो कई बार करवाया गया है। 16 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, इसमें जो ऑप्शंस दिया गया है, स्वर, सर्वनाम, संज्ञा, उपसर्ग, ऑप्शंस को भी अगर आप देखिएगा आप आराम से आंसर बना सकते हैं।
60 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए ऑप्शन आपका सही है कि जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है। स्वतंत्रता से किनका उच्चारण होता है? स्वर का। और व्यंजन के उच्चारण में स्वर सहायक भी बनते हैं, सहायता भी करते हैं। ठीक है, 16 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन दीर्घ स्वर नहीं है? दीर्घ स्वर कौन सा नहीं है? बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग ये कमेंट करके बताइए 17 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए, आप में से कोई अगर बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, आपको डिटेल्स मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में। ये भी वन टाइम पेमेंट रहेगा और जितना भी फीचर है वहां पर सब कुछ दिया गया है। अगर आप लोग बैच ज्वाइन करने के लिए भी इंटरेस्टेड है तो आप लोग जरूर ज्वाइन करें। कहीं से भी पढ़िए, कुछ भी करिए, लेकिन रोज दिन पढ़िए। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन अंतस्थ व्यंजन है? ठीक है, मतलब निम्न में से अंतस्थ व्यंजन का उदाहरण आपको बताना है। यहाँ दिया है ग, ज, व, दंत स, और आप बताइए कि अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। 18 नंबर क्वेश्चन भी बहुत इजी क्वेश्चन है, फिर भी मैं इसका आंसर बता दे रही हूँ। अंतस्थ व्यंजन याद रखिएगा 4 है, य, र, ल, व। ठीक है, ये 4 अंतस्थ व्यंजन है। 18 का सही ऑप्शन जो है सी होगा, वह जो है अंतस्थ व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 19, प, फ, ब, भ, म आदि का उच्चारण किससे होता है? दंत्य, ओष्ठ्य, तालव्य, कंठ्य। 19 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, प, फ, ब, भ, म, यानी कि यहाँ पर पूरा प वर्ग है। आदि का उच्चारण किसके माध्यम से होता है? दंत्य, ओष्ठ्य, तालव्य, कंठ्य। 19 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को याद होगा कि ये ओष्ठ्य के अंतर्गत जाएगा। 19 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। याद रखिए, इसमें से कोई भी एक दे देगा व्यंजन और आपसे पूछेगा कि ये किसके अंतर्गत है, तो याद रखिएगा प वर्ग पूरा जो है ओष्ठ्य के अंतर्गत जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन, अल्प प्राण, अंतस्थ, महाप्राण। तो देखिए, दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो क्या बोलते हैं? आपको पता है हमारा, अगर हम व्यंजन भेद देखेंगे या वनमाला देखेंगे तो टोटल कुल वन कितने हैं? 52 है। और 52 बनाने के लिए हम जब एक एक भेद को कवर करते हैं, ये 2-3 दिन पहले का क्लास में हम सारा भेद को कवर किए हैं, आप लोगों को याद होगा। तो वहां पर क्या आता है? संयुक्त व्यंजन आता है या संयुक्त अक्षर आता है, वो 4 है। और वो संयुक्त अक्षर में अगर आप देखिएगा क्या होता है, जैसे कि स्र बना है, स्र कैसे बना? तालव्य स और र से मिला। तालव्य स में हलंत लगा हुआ है, उसमें स्वर नहीं है, यानी कि सिर्फ व्यंजन है तालव्य स में। तो तालव्य स को जब हम जोड़ते हैं, तालव्य स में हलंत, उसको जब हम जोड़ते हैं र के साथ तो वो बनता है स्र। और आपको पता है 4 व्यंजन भेद में से एक भेद क्या है? स्र भी है। तो यहाँ पर जो बोला गया, जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। 20 का सही ऑप्शन आपका ए है। क्वेश्चन नंबर 21, कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है? तीव्र वेग, शुभावसर, सदाचार, आत्ममग्न। 21 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, यहाँ पर बोला गया कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। आप एलिमिनेट भी करके आंसर बना सकते हैं। यहाँ दिया है तीव्र वेग, वेग कैसा है? तीव्र। तो यहाँ पर उपमेय, उपमान या विशेषण विशेष्य का संबंध है, तो ये कर्मधारय होगा। शुभावसर, शुभावसर का मतलब क्या है? शुभ अवसर। तो यहाँ पर भी क्या हो गया? उपमेय, उपमान या विशेषण विशेष्य का संबंध आया। सदाचार यानी कि सत आचार, अच्छा आचार, अच्छा व्यवहार। तो यहाँ पर भी क्या है? विशेषण विशेष्य का संबंध है। यानी कि ये तीनों जो है आपका कर्मधारय समास है। आपसे पूछा गया कौन सा नहीं है, तो नहीं है में कौन जाएगा? आत्ममग्न जाएगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डी ऑप्शन आपका सही है। आत्ममग्न यह आपका कर्मधारय समास नहीं है, और आत्म में मग्न होगा, यानी कि ये तत्पुरुष का उदाहरण, अधिकरण तत्पुरुष का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 22, नवग्रह में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास। नवग्रह, आप लोगों को द्विगु समास पता है कि द्विगु समास में क्या होता है? द्विगु समास का डेफिनेशन मुझे लिखकर भेजिए, कमेंट सेक्शन में लिख कर दीजिए कि द्विगु समास का परिभाषा क्या है। तो अगर आपको द्विगु समास का परिभाषा याद है, आंसर आपको समझ में आएगा कि 22 नंबर क्वेश्चन जो है इसका सही ऑप्शन बी है। द्विगु समास के अंतर्गत जाएगा नवग्रह। और द्विगु समास का उदाहरण परिभाषा आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 23,
आप लोगों को एक चीज पता है, मैं लास्ट क्लास के बारे में बता रही, सैटरडे लास्ट क्लास, ठीक है। तो वहां पर मेरा अरेंजमेंट लगा था क्लास 6 में, और वहां एक लड़की जो हॉस्टल की है, हॉस्टल की लड़की मतलब आप समझ रहे हैं कि वो हॉस्टल के जो बच्चे हैं वो लोग कहीं पर ट्यूशन भी नहीं पढ़ते हैं, वो लोग सेल्फ स्टडी करते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं और सेल्फ स्टडी करते हैं। और लास्ट ईयर हमारा स्कूल में हाईएस्ट स्कोर रखने वाले जो थे वो भी हॉस्टल की लड़की ही थी। सोचिए, डे स्कॉलर को ट्यूशंस मिल रहा है, कई सारा कोचिंग क्लासेस वो लोग ज्वाइन करते हैं, पेरेंट्स उनको गाइड करते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, इतना सारा फैसिलिटीज के बाद में वो लोग टक्कर नहीं दे पाए हॉस्टल वालों को, जबकि हॉस्टल वाले उनको तो सिर्फ स्कूल में ही पढ़ाया जाता है, वो लोग कहीं पर ट्यूशन नहीं जाते हैं, कोई एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं, ठीक है। तो आ, यहाँ एक चीज समझ में आया कि सेल्फ स्टडी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा चीज क्या है, क्लास 6 में जो क्लास लगा था मेरा, वहां पर मैं एक लड़की को देख रही हूँ जो एकदम बहुत छोटी सी है, बहुत मासूम है, उसको अगर कुछ पूछा भी जाता है एकदम धीरे धीरे आंसर करती है। वो लड़की अपने आप बैठ पढ़ रही है और लिख रही है, हाफ ईयरली एग्जाम है उनका, रिवीजन चल रहा है, तो वो लेकिन कैसे याद कर रही है, वो पढ़ रही है, जब उसको लगता है कि लर्न हो गया, वो बुक बंद करके अपने आप लिख रही है, किसी से कोई चीटिंग नहीं, कोई उसको बोल नहीं रहा है कि नहीं देख के लिखने के लिए, लेकिन फिर भी वो अपने साथ कितनी ऑनेस्ट है, देखिए अपना स्टडी को लेकर कितनी सिंसियर है। उतनी छोटी सी बच्ची वो पढ़ रही है, फिर उसके बाद में अपने ही कॉपी में बुक बंद करके वो आंसर को लिख रही है, फिर जो गलती हो रहा है उसको एक दो बार पढ़ के फिर रिपीट बुक पढ़ रही है, फिर वैसे ही आंसर को दोबारा से लिख रही है। तो इससे क्या होता है, जब हम लोग कुछ पढ़ते हैं, फिर जब लिख देते हैं उसको, फिर जब पढ़ते हैं ना, इसमें हमें बहुत अच्छे से याद रहता है, बहुत अच्छे से। मेरा अपना एक्सपीरियंस में बता रही हूँ, मेरा नोट्स के लिए हाँ मैं कॉपी पेन पकड़ी नहीं थी, मुझे कॉपी पेन में मतलब इतना बिजी शेड्यूल मेरा था कि हर जगह कॉपी पेन लेना पॉसिबल नहीं था। लेकिन मेरा फोन में व्हाट्सएप ग्रुप जो बना हुआ था ना, मतलब अपना ही अपने ही फैमिली मेंबर को वो ग्रुप में ऐड करके मैं रखी हुई थी, और जहां जो पढ़ती थी ना उसको मैं टाइप कर देती थी। इससे क्या होता था, मेरा लिखना भी प्रैक्टिस हुआ, पढ़ना भी हुआ। जब हम पढ़ के कुछ लिखते हैं हमें हमेशा याद रहता है। इसलिए जो क्वेश्चन आप लोगों को कमेंट में दिया जाता है उसको लिखिए, इससे क्या होगा, आपका प्रैक्टिस होगा। आप लोग जो प्रिपरेशन भी करते हैं तब भी पढ़ते हुए लिखिए, मतलब लिखते हुए पढ़िए, पढ़ने के साथ साथ लिखना भी है, इससे बहुत अच्छा प्रैक्टिस होता है। अभी जितना टाइम आप लोगों के पास में है, आप लोग आराम से लिख लिख के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा बेनिफिट आप लोगों को मिलेगा, एक बार ये करके देखिए। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, रातों रात पेड़ों की कटाई हो गई, रेखांकित शब्द में कौन सा समास है? अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। 23 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, 23 का सही ऑप्शन जो है ए होगा, रातों रात, ये अव्ययभाव समास है। आपको पता है अव्ययभाव का डेफिनेशन याद होगा कि जो भी समासिक पद होता है उसको अगर हम लिंग, वचन, काल, कारक के अनुसार परिवर्तन ना कर पाए तो वो अव्ययभाव कहलाता है। यहाँ पर भी रातों रात जो लिखा है, अब वचन बदलिए, लिंग बदलिए, काल बदलिए, कारक बदलिए, लेकिन रातों रात में परिवर्तन नहीं आएगा, इसलिए ये अव्ययभाव समास का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 24, परमेश्वर में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास। 24 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, यहाँ पर दिया है परमेश्वर, परमेश्वर का मतलब क्या है? परम ईश्वर। तो 24 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, आपका सही ऑप्शन जो है डी है, द्विगु नहीं होगा, द्वंद्व समास नहीं होगा। द्वंद्व मतलब क्या होता है, प्रथम पद और मतलब जो दो पद होता है, एक गौण होता है, एक प्रधान होता है, दोनों पद जो है प्रधान जब हो तो वो द्वंद्व समास होता है। और द्विगु समास नहीं है ये, और ना ही तत्पुरुष समास है। द्विगु समास आपको पता है कि प्रथम पद जो है संख्यावाचक होगा, यहाँ नहीं है, तत्पुरुष भी नहीं है। परमेश्वर मतलब यहाँ पर विशेषण विशेषी आप ले सकते हैं, उपमेय उपमान ले सकते हैं। परम ईश्वर, ईश्वर की विशेषता मतलब विशेष रूप से यहाँ बोला गया परम ईश्वर, तो 24 का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 25, समास का शाब्दिक अर्थ है विग्रह, संक्षिप्त, विस्तृत, विच्छेद। तो समास का शाब्दिक अर्थ अगर आप देखिएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, संक्षिप्त करना, संक्षिप्त करना को हम समास कहते हैं। 25 का बी ऑप्शन आपका सही है। ऑप्शन में कंफ्यूज नहीं होइएगा, यहाँ पर विस्तृत दिया है, विच्छेद दिया है, विग्रह दिया है, लेकिन आपका होना चाहिए संक्षिप्त।
बड़ा लिखा रहता है उसको हम छोटा करके लिख देते हैं, वो क्या होता है, समास होता है। 25 का बी ऑप्शन सही है। तो यही तक था। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। कहीं पर कोई भी डाउट है कमेंट करके पूछिए, और चैनल से अगर आज पहली बार आप लोग जुड़े हैं, पहला वीडियो देख रहे हैं, तो कमेंट के थ्रू जरूर बताएं, और उसके साथ साथ जितना क्वेश्चन दिया गया है उसका आंसर जरूर बताइए। और हमेशा से पढ़िए, जितना टाइम हो सके उतना टाइम सिर्फ और सिर्फ स्टडी में दीजिए। आप लोग अगर कुछ जॉब करते हैं कहीं पर, तो जॉब करते जो है, जहाँ जाते हैं, आपका ऑफिस जहाँ जो भी है, जाने आने में भी जितना टाइम आपको मिलता है, जाने में और आने में, उसको भी आप लोग यूज कीजिए। आप लोग देखिएगा सक्सेस मिलकर ही रहेगा आपको, बस आप उस लेवल का एक बार मेहनत कीजिए।